हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ऑनलाइन स्टडी में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के पहले क्लास की। जी हाँ दोस्तों, ये हम लोग के रिकॉर्डेड वीडियो सेशन का पहला क्लास होगा जहाँ पे हम लोग परमाणु संरचना को डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्ज़ाम रिलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। दोस्तों, जब हम लोग परमाणु संरचना की बात करते हैं तो हम लोग सीधे सीधे कहते हैं कि सर परमाणु संरचना के अंतर्गत परमाणु के जो मौलिक कण हैं वो किस तरह से परमाणु के अंदर व्यवस्थित होते हैं, इसको डिस्कस करते हैं, यानी कि इस पे फोकस करते हैं। या हम लोग सरल भाषा में ये कहते भी हैं परमाणु संरचना के बारे में कि परमाणु संरचना जो होता है परमाणु के मौलिक कणों का एक व्यवस्थित स्वरूप होता है। मेरे मित्र, जब आप परमाणु के मौलिक कण की बात करते हो तो आपके माइंड में एक सवाल उठता है कि सर हम लोगों ने ये पढ़ा है कि परमाणु जो होता है वो अविभाज्य होता है, तो फिर ये परमाणु का मौलिक कण कहाँ से आ गया। मेरे मित्र, आप सभी ने पढ़ा होगा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अनुसार, आप सभी ने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अनुसार ये चीज़ पढ़ा होगा कि एटम जो होते हैं यानी कि परमाणु जो होते हैं वो क्या होते हैं सर, अविभाज्य होते हैं। मतलब कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है, इसको डिवाइड नहीं करा जा सकता है। लेकिन हम लोग परमाणु संरचना में क्या पढ़ते हैं, तो परमाणु संरचना के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं कि परमाणु के जो मौलिक कण हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये किस तरह से परमाणु के अंदर व्यवस्थित रहते हैं, इस पे फोकस करते हैं। आप कहेंगे सर ये कैसे हो जाता है, जबकि हम लोग तो रटते रहते हैं। क्या रटते रहते हैं सर, परमाणु अविभाज्य है। लेकिन ये कंसेप्ट, ये अवधारणा कुछ ही समय तक लोगों के पास रहा। क्यों? क्योंकि जस्ट इसके कुछ दिन बाद साइंटिस्टों ने ये पता लगा लिया कि जो आपका परमाणु है उसके 3 मौलिक कण होते हैं और परमाणु को जो हम लोग रट लगाए हुए हैं कि ये अविभाजित कण है, एक्चुअली ये अविभाजित कण नहीं है, परमाणु विभाजित कण है। और परमाणु को जब विभाजित किया जाता है तब हम लोग को 3 मौलिक कण मिलता है जिससे परमाणु बने होते हैं। और वो 3 मौलिक कण का नाम क्या दिया गया सर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। मतलब कि आप ये कह सकते हो सर कि जो डाल्टन का ये एटॉमिक थ्योरी में स्टेटमेंट था कि परमाणु अविभाज्य होते हैं वो पूरी तरह से गलत साबित हो गया। वैज्ञानिकों ने क्या बताया कि परमाणु जो होते हैं वो 3 मौलिक कण से मिलके बने होते हैं, या परमाणु को जब विभाजित किया जाता है तब हम लोग को 3 मौलिक कण मिलते हैं। कौन कौन सा? इलेक्ट्रॉन मिलता है, प्रोटॉन मिलता है और न्यूट्रॉन मिलता है। सर इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही आपके परमाणु बने हुए हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही क्या है सर, आपके परमाणु बने हुए हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं परमाणु संरचना के बारे में कि सर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का किसी परमाणु के अंदर जो व्यवस्थित स्वरूप होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु संरचना कहते हैं। या और सरल भाषा में आप कह सकते हो क्या कि किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो रहने की व्यवस्था होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु संरचना कहते हैं। तो अब आप बताइए कि आपको परमाणु संरचना का डेफिनेशन समझ में आया या नहीं आया। आप चाहें तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं सर। परमाणु संरचना हेडिंग देंगे और इसका पहले परिभाषा लिखेंगे, फिर आगे की चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। आप कहेंगे सर क्या लिखेंगे डेफिनेशन, तो बिल्कुल ही आसान भाषा में आप लिखेंगे कि किसी परमाणु के अंदर, किसी परमाणु के अंदर, किसी परमाणु के अंदर उसके मौलिक कणों का, उसके मौलिक कणों का व्यवस्थित स्वरूप, मौलिक कणों का व्यवस्थित स्वरूप परमाणु संरचना कहलाता है। क्या कहलाता है सर, एटॉमिक स्ट्रक्चर कहलाता है, परमाणु संरचना कहलाता है। आप बिल्कुल ही आसान भाषा में आप इसको समझ सकते हैं। अगर आपको इतना बड़ा डेफिनेशन ना याद रहे तो आप इतना समझ लीजिएगा कि परमाणु किससे मिलके बने होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। तो किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो रहने की व्यवस्था होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु संरचना कहते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर कहते हैं।
अब आप में से बहुत सारे मित्र ये कहेंगे कि सर इस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से हमारे एग्ज़ाम में कोई सवाल पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो आपको यहीं पे डेफिनेशन से ही 2 क्वेश्चन आपके पास निकल के सामने आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि आपसे ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से परमाणु के मौलिक कण हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, तो आप किसका नाम लेंगे? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। क्यों? क्योंकि कोई भी परमाणु इसी 3 कण से क्या होता है? मिलके बना होता है। अब आपके एग्जाम में एक और शब्द आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से परमाणु के उप परमाणु कण हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, तो आप किसका नाम लेंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नाम लेंगे। तो मेरे मित्र आप चाहें तो नोट करके इस पॉइंट को लिख सकते हैं, नोट करके इस पॉइंट को लिख सकते हैं। पहला पॉइंट में क्या कि परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं या इसी मौलिक कण को फंडामेंटल पार्टिकल्स बोला जाता है। कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सभी इंग्लिश में माहिर हैं, आपको पता होगा क्या। तो परमाणु के 3 मौलिक कण कौन कौन से हैं गुरुजी? इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। अब आपके एग्जाम में कभी कभी यही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपको उप परमाणु कण के रूप में लिखा हुआ मिलता है, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि आपसे जब ये पूछ दिया जाए कि परमाणु के सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो आप क्या कहेंगे सर? सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोले तो उप परमाणु कण, उप परमाणु कण बोले तो आप किसको बोलेंगे सर? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही बोलेंगे। तो उम्मीद करते हैं परमाणु संरचना को आप अच्छे से समझ पाए होंगे, इस पॉइंट को भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे और इस पॉइंट को भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे। लेकिन आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, प्रोटॉन का खोज किसने किया, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन का मास कितना होता है। तो आइए उसकी भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को पॉज करके आप इस डेफिनेशन को और इस नोट पॉइंट को अपने कॉपी में लिख लीजिए, फिर आगे का डिस्कशन हम लोग करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी की। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से संबंधित, आप लोग भी हेडिंग दे लीजिएगा, से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारियाँ या बेसिक जानकारियाँ भी आप लिख सकते हैं, इम्पोर्टेंट जानकारियाँ, ठीक है। चलो पहले हम लोग बात किसकी कर लेते हैं? इलेक्ट्रॉन की कर लेते हैं सर, इलेक्ट्रॉन की। ध्यान में रखिएगा ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दिन में नहीं मिल गया था, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस पे अपना अथक प्रयास किया था, तब जा करके जे थॉमसन, गोल्डस्टीन और चेडविक इस चीज़ को डिफाइन कर पाए थे कि हाँ परमाणु का जो एक मौलिक कण होगा वो निगेटिव आवेश वाला होगा, दूसरा पॉजिटिव आवेश वाला होगा और तीसरा जो है सर वो क्या होगा? उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा। तो इन तीनों के बारे में बताने वाले अलग अलग वैज्ञानिक थे। तो आप कहेंगे सर पहले तो इलेक्ट्रॉन के बारे में बताइए। तो ध्यान में रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग E- साइन से क्या करते हैं या इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि ये E- जो लिखा हुआ है ये इलेक्ट्रॉन का शॉर्ट फॉर्म है। क्या है सर? शॉर्ट फॉर्म। तो अगर कहीं पे ऐसा भी लिखा हुआ मिले तो आप समझ जाना कि इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ही होता है। पहला चीज़ कि इसको सर खोजा किसने? तो आप सभी को मालूम होगा कि जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन को खोजा था। किसने सर? जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन को खोजा था। आपसे आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान क्या होता है, यानी कि एब्सोल्यूट मास कितना होता है। तो आप क्या कहेंगे सर? 9.109 इंटू 10⁻³ kg। हाँ, अगर यही kg आपसे ग्राम में पूछ दिया जाए तब आप क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करेंगे सर, -31 है, इसमें से 3 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 9.109 इंटू 10⁻28 ग्राम। तो अगर आपसे कभी इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान पूछे kg में तो आप इतना कहेंगे, ग्राम में पूछे तो आप इतना कहेंगे। आप कहेंगे कि सर आप यहाँ पे निरपेक्ष द्रव्यमान बता रहे हैं, तो क्या इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष द्रव्यमान भी होता है? ऑब्वियसली सापेक्ष द्रव्यमान भी होता है। किसके सापेक्ष लेते हैं? हाइड्रोजन के सापेक्ष लेते हैं।
तो हम लोग क्या कहते हैं सर कि इलेक्ट्रॉन का जो सापेक्ष द्रव्यमान होता है, रिलेटिव मास होता है, और निरपेक्ष द्रव्यमान को हम लोग एब्सोल्यूट मास बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो सापेक्ष द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान का 1/1838वां भाग होता है। ध्यान दीजिए, मैंने आपको क्या बताया कि आपके इलेक्ट्रॉन का जो सापेक्ष द्रव्यमान होता है सर वो हाइड्रोजन के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/1838वां भाग होता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा मेरे मित्र। आपके एग्ज़ाम में कभी कभी ये भी, या एग्ज़ाम में या कहीं पे बुक में आपको ये भी दिखता है कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है सर, 0 होता है। आप समझते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 0 क्यों मान लिया जाता है? इसीलिए मान लिया जाता है कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 9.109 इंटू 10⁻31 kg है। तो आपको पता है कि कोई भी चीज़ या कोई भी संख्या माइनस में जितनी बड़ी होती है उसका मान क्या होता है, उतना ही छोटा होता है। तो यहाँ पे -31 kg है। खुद समझ सकते हो कि यहाँ पे माइनस में kg लिखा हुआ है, तो ये कितना कम होगा। तो इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कभी कभी क्या लेते हैं, 0 भी ले लेते हैं। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो कितना होता है सर, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितना सर, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हाँ, आपको एक और चीज़ याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का जो हम लोग आवेश लेते हैं वो सीधे अगर बोलते हैं तो क्या कहते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन पे -1 आवेश होता है या -1 चार्ज होता है और इसका द्रव्यमान क्या होता है, 0 होता है। आप कहेंगे सर यहाँ पे -1 क्यों? तो भाई ये जो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, इसको वैज्ञानिकों ने क्या माना कि ये -1 के बराबर हो सकता है, या इस पूरे वैल्यू को हम -1 मान सकते हैं। इसीलिए आपको कहीं कहीं पे किसी किसी बुक में ये भी लिखा हुआ मिलता होगा कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नग्न माना जाता है, जबकि उस पर आवेश कितना होता है, तो -1 होता है। आपके एग्जाम में कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में से किस किरण से निकल के आया है। तो आप कहेंगे कि सर इलेक्ट्रॉन का जो ओरिजिन रे है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है सर, कैथोड रे से हुई है। कहाँ से हुई है सर, कैथोड रे से। तो आपके एग्ज़ाम में कई बार ये भी पूछा जाता है, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं सर किसकी, अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रोटॉन की। पहले आप समझिएगा, उसके बाद मैं आपको लिखने के लिए टाइम देता हूँ, आप उसमें लिखने का प्रयास कीजिएगा। अब बात किसकी करते हैं हम लोग, प्रोटॉन की कर लेते हैं सर। लाइन थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, अब सीधा दिख रहा है। हाँ, अब देखो प्रोटॉन आपके दूसरे नंबर का सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो नाम तो आप सभी को पता है, रिप्रेजेंट P+ से करते हैं। इसको खोजा किसने सर, तो गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है सर, बस आपको यहाँ भी क्या याद रखना है, जिस तरह आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन का निरपेक्ष द्रव्यमान होता है, ठीक उसी तरह प्रोटॉन का भी निरपेक्ष द्रव्यमान होता है। प्रोटॉन का क्या होता है सर, निरपेक्ष द्रव्यमान होता है। आप कहेंगे सर इसका निरपेक्ष द्रव्यमान कितना, तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ध्यान में रखिएगा, अगर यही चीज़ ग्राम में पूछता तो क्या करते, तो सर कुछ नहीं करते, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम लिख देते। ठीक है सर, आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आप कहेंगे सर इसका भी कोई सापेक्ष द्रव्यमान होता है क्या, ऑब्वियसली, और इसके सापेक्ष द्रव्यमान को हम लोग क्या मानते हैं, एक्चुअली ये तो होता है 1.0057 इस तरह से लेते हैं, लेकिन इतना बड़ा आपको नहीं याद रखना है। सिर्फ इतना याद रखना है कि प्रोटॉन का जो सापेक्ष द्रव्यमान होता है वो कितना होता है सर, 1 होता है। बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। हाँ, इस पे जो आवेश होगा सर वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश ही रहता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे आवेश का जो परिमाण होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है, वो दोनों क्या होता है, बराबर होता है। आप कहेंगे सर तब धनात्मक और ऋणात्मक कैसे लेते हैं, तो भाई ये तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने के चलते ना, कोई परमाणु धनात्मक हो जाता है और कोई परमाणु ऋणात्मक हो जाता है। लेकिन आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे ही जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है सर,
इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतना ही क्या होता है सर, प्रोटॉन पे भी चार्ज होता है। हाँ, ये अलग बात है कि प्रोटॉन के चार्ज को हम लोग किससे कंसीडर करते हैं, तो +1 से कंसीडर करते हैं। किससे करते हैं हम लोग सर, +1 से कंसीडर करते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻27 kg, जब आपसे kg में पूछा जाए, और जब ग्राम में पूछा जाए तो 1.67 × 10⁻24 ग्राम। आपको ये याद रखना है कि प्रोटॉन का सापेक्ष द्रव्यमान 1 होता है और इसका जो चार्ज होता है वो +1 होता है। या फिर अगर मैग्नीट्यूड पूछे तो आप ये लिखेंगे, बड़े ही आराम से ध्यान में रखेंगे। आपके माइंड में ये सवाल आएगा कि क्या प्रोटॉन का भी कोई ओरिजिन रे था, या प्रोटॉन भी किसी रे से उत्पन्न हुई है। ऑब्वियसली प्रोटॉन का जो ओरिजिन रे है वो कौन सा है सर, रे, तो उसको हम लोग एनोड रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनोड रे बोलते हैं, या इसी को हम लोग कैनाल रे भी बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, कैनाल रे भी बोलते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जाए कि निम्नलिखित में से प्रोटॉन किस किरण से निकल के आया है, तो आप कहेंगे कैनाल रे से निकल के आया है, या आप ये कहेंगे एनोड रे से निकल के आया है। या आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से प्रोटॉन की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है, तो आप क्या कहेंगे, एनोड रे, या फिर अगर आपके ऑप्शन में कैनाल रे है तो आप कैनाल रे को टिक करेंगे। मेरे मित्र, आप सभी कहेंगे कि सर न्यूट्रॉन को किसने खोजा, तो लिख लीजिए उसके बारे में भी कि न्यूट्रॉन को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो है सर, ये क्या है, आपका उदासीन कण है, न्यूट्रल पार्टिकल्स है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि न्यूट्रॉन जो है सर वो क्या होते हैं, उदासीन कण होते हैं, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तब आप कहेंगे कि इसका द्रव्यमान क्या होता है सर, तो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब आप 1.67 × 10⁻⁻27 kg न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान कह सकते हैं, और वो भी बड़े ही आराम से। आप कहेंगे कि सर इसको खोजा किसने, तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने खोजा। किसने खोजा, जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने खोजा। और इस पे द्रव्यमान 1.67 × 10⁻27 kg, और इसको हम लोग n सिंबल से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। आप कहेंगे सर न्यूट्रॉन कैसे खोजा गया, तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे अगर आप चाहें लिखना तो लिख सकते हैं कि न्यूट्रॉन की खोज जो है सर वो बेरिलियम धातु पर, न्यूट्रॉन की खोज बेरिलियम धातु पर अल्फा कण से प्रहार करवाने के बाद हुआ। अल्फा कण से प्रहार करवाने के बाद हुआ। तो आपसे अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा कण बेरिलियम धातु पर अल्फा कण से प्रहार कराने के उपरांत उत्पन्न हुआ, तो आप कहेंगे सर न्यूट्रॉन। क्या कहेंगे सर, न्यूट्रॉन। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन की जो उत्पत्ति हुई तो वो कैसे हुई, तो जब जेम्स चैडविक ने बेरिलियम धातु पर क्या करा, अल्फा कणों से प्रहार करवाया, तब उसको क्या मिला सर, न्यूट्रॉन मिला। मेरे मित्र, आप सभी कहेंगे कि सर ये जे थॉमसन और गोल्डस्टीन और ये जेम्स चैडविक, इन तीनों वैज्ञानिक का नाम तो याद ही नहीं रहता है। तो आप एक छोटा सा ट्रिक आजमा लेंगे। क्या आप याद कर लेंगे सर, द गोपचंद। आप इस ट्रिक को याद कर लेंगे। क्या याद करेंगे सर, द गोपचंद। किसके लिए, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आविष्कारक के नाम को याद रखने के लिए। आप कहेंगे सर ये इसमें कैसे याद करेंगे, तो यहाँ पे देखिए कि आपको TH दिख रहा है, तो TH से आप थॉमसन याद रख लीजिएगा। और थॉमसन ने किसको खोजा, इलेक्ट्रॉन को खोजा। थॉमसन ने किसको खोजा सर, इलेक्ट्रॉन को खोजा। आप कहेंगे सर ये गोप का मतलब क्या हो गया, तो गोप, तो GO से आप गोल्डस्टीन याद रख लीजिएगा। क्या याद रख लीजिएगा, गोल्डस्टीन। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया कि प्रोटॉन का खोज किसने किया, गोल्डस्टीन ने किया। तो GO से आप गोल्डस्टीन याद रख लेना, और P से आप प्रोटॉन याद रख लेना। और ये जो चेन है इस CH से चैडविक याद रख लेना। यहाँ पे देखो न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, जेम्स चैडविक ने किया। और N से आप न्यूट्रॉन याद रख लेना। तो अगर आपको ये छोटा ट्रिक याद रहता है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो आविष्कारक हैं उसका भी नाम आसानी से याद रहेगा।
मेरे मित्र, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से अगर कोई भी इम्पोर्टेंट जानकारी आपसे आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए तो वो आपके एग्ज़ाम में इतना से बिल्कुल ही आसानी से आ जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार वीडियो को पॉज करके इन सारे पॉइंट को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। फिर हम लोग अब बात करते हैं किसकी, एटॉमिक मॉडल की, कि आखिर हमारे परमाणु में ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन व्यवस्थित कैसे रहते हैं, और जो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अपना कंसेप्ट दिया था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की व्यवस्था को लेकर के, वो कंसेप्ट क्या है। लेकिन उससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आप लोग हेडिंग दे दीजिएगा, एटॉमिक मॉडल, परमाणु मॉडल। आप ये भी कह सकते हैं सर डिफरेंट एटॉमिक मॉडल, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक ही एटॉमिक मॉडल नहीं पढ़ेंगे, 2-3 वैज्ञानिकों के एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे जिसने भी परमाणु के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रहने की व्यवस्था का विमोचन किया है। उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो उस कड़ी में हम लोग पहला पढ़ेंगे थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम को। किसको पढ़ेंगे हम लोग? थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम। यस सर, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल। क्या कहते हैं सर? थॉमसन का परमाणु मॉडल। अच्छा, आप में से बहुत सारे कहेंगे कि सर अगर हमारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सबसे पहले परमाणु के लिए मॉडल बनाने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो आप किसका नाम लेंगे? तो आप नाम लेंगे थॉमसन का। किसका सर? थॉमसन। ये वही थॉमसन है जिन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था सर। इसका पूरा नाम जे थॉमसन है। तो इन्होंने जो सबसे पहले अपने परमाणु मॉडल का निर्माण किया था, उसमें इन्होंने क्या बताया कि परमाणु जो है, परमाणु एक धनात्मक आवेश का, परमाणु एक धनात्मक आवेश का गोला होता है। परमाणु एक धनात्मक आवेश का गोला होता है, गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं सर? धंसे रहते हैं। एक बार फिर से समझिएगा, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि परमाणु के अंदर उपस्थित मौलिक कणों के व्यवस्थित स्वरूप को बताने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपना अपना अलग अलग कंसेप्ट दिया, अलग अलग मॉडल बनाया। उस कड़ी में जो सबसे पहले वैज्ञानिक थे, जिसका नाम था जे थॉमसन, उन्होंने अपना पहला परमाणु का मॉडल निर्मित किया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर कि परमाणु का ये पहला मॉडल दिया गया था किसी भी वैज्ञानिक के द्वारा। और वो वैज्ञानिक कौन थे? जे थॉमसन थे। इन्होंने अपने कंसेप्ट में क्या बताया सर कि परमाणु जो होते हैं वो एक धनात्मक आवेश का गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं सर? धंसे हुए रहते हैं। आप कहेंगे सर नहीं समझ पाए इस चीज़ को। तो देखिए, थॉमसन ने क्या बताया कि कोई भी जो परमाणु है वो क्या है सर? एक धनात्मक आवेश का गोला है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको ये गोला बनाया है, इसका आप नाम रख दीजिए क्या सर? इसका आप नाम रख दीजिए धनात्मक आवेश गोला, धनात्मक आवेश का गोला। ठीक है सर। अब उन्होंने क्या बताया कि परमाणु एक धनात्मक आवेश का गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन धंसे हुए रहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ इस तरह से रहते हैं। इलेक्ट्रॉन आपका किस तरह से रहता है? इस तरह से रहता है। ये देखिए, इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से रहता है। यही मॉडल था किसका? थॉमसन का, कि कोई भी परमाणु धनात्मक आवेश का एक गोला है और उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है सर? धंसे हुए हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को ही क्या बोला जाता है? रेजिन पुडिंग मॉडल बोला जाता है। रेजिन पुडिंग मॉडल बोला जाता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये चीज़ पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का मॉडल रेजिन पुडिंग मॉडल के नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे कि थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था वो किसके नाम से जाना जाता है? रेजिन पुडिंग के नाम से जाना जाता है। आप लोगों ने केक जरूर देखा होगा। उस केक में आप क्या देखते हैं सर कि केक जो होता है आपका कुछ इस तरह से होता है और इसमें बहुत सारे सूखे मेवे जो होते हैं वो धंसे हुए रहते हैं।
तो जो थॉमसन का परमाणु मॉडल था वो जस्ट लाइक केक के तरह ही था, इसीलिए थॉमसन ने अपने मॉडल का क्या नाम दे दिया सर, रेजिन पुडिंग मॉडल नाम दे दिया। आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। थॉमसन ने इस मॉडल को वाटरमेलन के सहायता से भी क्या किया था, लोगों को समझाने का प्रयास किया था। आप कहेंगे सर तरबूज की सहायता से कैसे किया, तो थॉमसन ने बताया कि जिस तरह तरबूज में लाल खाने वाला भाग होता है तो पूरा तरबूज जो होता है वो लाल खाने वाले भाग से भरा हुआ रहता है। अरे लाल खाने वाले भाग का मतलब आप कुछ और मत समझिएगा, वही तरबूज का गुद्दा जिसको आप लोग खाते हैं, लेकिन बिया को क्या करते हैं सर, जो उसमें बीज होता है उसको आप क्या करते हैं, थुकरते रहते हैं। मतलब क्या कि आपके तरबूज में पूरा का पूरा खाने वाला भाग है, लेकिन बीज उसमें क्या है सर, धंसे हुए हैं, एम्बेडेड हैं। तो इसी तरह थॉमसन ने ये भी बताया कि परमाणु जो होते हैं वो धनात्मक आवेश होते हैं। धनात्मक आवेश का एक गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि तरबूज के तरह या फिर केक में जिस तरह से सूखे मेवे धंसे हुए रहते हैं, उसी तरह से परमाणु में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, धंसे हुए रहते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा दिन तक ये कंसेप्ट चल नहीं पाया। हालांकि इससे एक बात तो निकल के सामने आई, थॉमसन ने सिर्फ इतना बताया कि परमाणु उदासीन होते हैं। थॉमसन ने क्या बताया कि परमाणु उदासीन होते हैं और किसी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कुछ इसी तरह से धंसे हुए रहते हैं। ये बात ज़्यादा हजम नहीं हुआ लोगों को, क्योंकि ये चीज़ तो उन्होंने मान लिया कि हाँ चलो ठीक है, तुम्हारे कहे अनुसार हम मान लेते हैं कि परमाणु उदासीन होगा, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स भी हैं और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स भी हैं। लेकिन आप ज़रा ये बताओ कि क्या इसी तरह से रहता होगा, ये रेजिन पुडिंग मॉडल के तरह ही पूरा परमाणु है? वैज्ञानिक इस चीज़ से असहमत थे, उन्होंने इस पर कोई भी मोहर नहीं लगाया, सिर्फ उनका इस पोस्टुलेट को यहीं पे आकर के रोक दिया गया कि ना अब इससे कुछ नहीं होने वाला है, ये समझा नहीं जाएगा। फिर कौन आए, तो फिर आए रदरफोर्ड। लेकिन ध्यान में रखिए, इससे पहले आपको थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम से क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं। तो पहला आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने एटॉमिक मॉडल का निर्माण किया था, परमाणु के मॉडल का निर्माण किया था? तो आप कहेंगे सर थॉमसन ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहला परमाणु मॉडल बनाया था। किस मॉडल को रेजिन पुडिंग मॉडल कहा जाता है? तो थॉमसन के परमाणु मॉडल को रेजिन पुडिंग मॉडल कहा जाता है। थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या है? तो सर परमाणु एक धनात्मक आवेश का गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं। ये किसका एटॉमिक मॉडल है सर? तो थॉमसन का था। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले ये बात बताई कि परमाणु उदासीन होते हैं? तो आप कहेंगे थॉमसन ने सबसे पहले ये बात बताई कि परमाणु क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। और आपसे ये पूछा जाता है कि थॉमसन का परमाणु मॉडल फेल क्यों हो गया? क्यों इसीलिए फेल हो गया ये, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के निश्चित जगह का व्याख्या नहीं कर पाया कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किस तरह से व्यवस्थित होते हैं। इन्होंने सिर्फ एक फेंका हुआ मनगढ़ंत कहानी बता दिया कि धनात्मक आवेश का गोला होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन धंसे हुए रहते हैं, लेकिन इस तरह से तो होता नहीं है। तब जा कर के आगे जब और अगला वैज्ञानिक आए जिसको हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स का जनक बोलते हैं। किसको बोलते हैं सर न्यूक्लियर फिजिक्स का जनक? रदरफोर्ड, याद रखेंगे। तो रदरफोर्ड ने अपना अल्फा पार्टिकल्स का एक्सपेरिमेंट करा और उसके बाद उन्होंने फिर परमाणु के जो अनसुलझे गुत्थी थे उसको समझाने का कोशिश किया। लेकिन दोस्तों रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की बात करेंगे इसके अगले पार्ट में। उम्मीद करते हैं कि आप अभी तक के सारी जानकारियों को अच्छे से समझ पाए होंगे। हाँ, एक प्रॉपर नोट्स ज़रूर बनाते चलिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।